ओके, चलिए स्टार्टेड। आज इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी में इतिहास ऑप्शनल जो हिस्ट्री ऑप्शनल है वो 500 नंबर का होता है और जिसमें दो पेपर होते हैं 250 नंबर के 250 मार्क्स के। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। प्रथम संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न का 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपल्सरी। आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 आर टू बी अटेम्प्टेड, चूजिंग एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। ओके, तो पहला सेक्शन है वो जो मैप से संबंधित होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस मार्क्ड ऑन द map supplied to you and write a short note of about 30 words on each of them in your question commencer booklet. Okay, locational hints for each of the places marked on the map are given below certain. Seratium, ठीक। इसमें क्या है कि जैसे जब आप मेंस लिखते हो तो इस वाले सेक्शन को करने के लिए आपको एक मैप दिया जाता है, उस मैप में आपको भरना होता है और वो जगह कौन सी होती है उस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है और उसी के बारे में लिखना होता है। तो ये इसमें आई थिंक 20 दिए हैं, जिसमें 15 करने होते हैं। जो भी है, ये जैसे आपको मैप दे रखा 20 दे रखे हैं, इसमें ये आपको मैप दे रखा है, इस मैप के बारे में भी आपको लिखना है और इसके साथ साथ ये भी आपको लिखना है कि किस तरह से ये जो है कि फुलफिल करता है इन चीजों को। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? Do you agree that ecological factors influenced the flow and eve of the Harappan civilization comment? क्या आप सहमत हैं कि पारिस्थितिक कारकों ने हड़प्पी सभ्यता के प्रवाह एवं हास्य को प्रभावित किया है? ये सभी लोग आप जानते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रश्न आया हुआ है और उसमें उसने बताया है कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इस पर आप प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता के प्रवाह जो उसकी जो उसका एक इन्फ्लुएंस था एवं हास्य जो उसका डिक्लाइन था वो क्यों हुआ है, इस पे चर्चा करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे अगले सेक्शन में। क्या होगा इसका आंसर? क्या आप जानते हैं कि उपनिषदीय सिद्धांत वैदिक धार्मिक विचारों की उच्च स्थिति को मूर्त रूप देते हैं? टिप्पणी कीजिए। डू यू कंसीडर दैट द उपनिषदिक प्रिंसिपल्स इम्बॉडी द हाई पॉइंट ऑफ वैदिक रिलीजियस थॉट्स? कमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड था। इसका दूसरे क्वेश्चन का सेक्शन थर्ड था, सेकंड था, सेक्शन थर्ड। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑन द पोस्ट मॉडर्न आर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्योत्तरकालीन कला पर बाह्य प्रभावों एवं देशज विकास के महत्व का विश्लेषण कीजिए। बेसिकली यहाँ ये बताना है कि पोस्ट मॉडर्न के पीरियड के बाद जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे गंधार कला शैली हो गया और उसके बाद में तुम्हारे मथुरा कला शैली हो गया, इनमें इंडिजीनियस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कितना रहा। इंडिजीनियस मतलब जो हमारे देश में देश का प्रभाव कितना रहा, विदेशों का प्रभाव कितना रहा, उस पर डिस्कस करना। एग्जैक्टली क्वेश्चन केम फ्रॉम देयर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का सेक्शन ये। Will it be proper to consider the megaliths to represent a single homogeneous or contemporaneous culture? What kind of material life and cultural system is revealed in the megalithic cultures? और हमेशा क्वेश्चन आप पूछा जाता है, मैं आपको पहले चीज बता रहा हूं, क्या महापाषाण को एकल समरूप एवं समकालीन संस्कृति का प्रतिनिधि मानना उपयुक्त होगा? महापाषाण कालीन संस्कृतियों से किस प्रकार के भौतिक जीवन व सांस्कृतिक व्यवस्था का पता चलता है? मैंने आपको पहले बताया कि मेगालिथिक कल्चर के लिए साउथ इंडिया बहुत फेमस है। बड़े बड़े जहां पत्थरों को काट के जो इमारतें और मूर्तियां बना दी जाती हों, मंदिर बना दिए जाते हों, ढांचे बना दिए जाते हैं, उसी को ही मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। ठीक, क्या महापाषाण काल, समझ गए? मैंने आपको पहले बताया कि मेगालिथिक टू रिप्रेजेंट सिंगल होमोजीनियस एंड कंटेम्पोरेरीनियस कल्चर। क्या ये अपनी होमोजीनियस मतलब समरूप, कंटेम्पोररी मतलब आसपास की उदाहरणों को, चीजों को रिप्रेजेंटेट कर रही है? व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल लाइफ एंड कल्चरल सिस्टम रिवील्ड इन द मेगालिथिक कल्चर? किस प्रकार की कल्चर इसमें रिवील्ड होती है, दिखाई पड़ती है?
नेक्स्ट, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र? हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द कौटिल्याज अर्थशास्त्र? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर आप मौर्य राज्य के स्वरूप का चित्रण कैसे करेंगे? समझ गए? थर्ड सेक्शन क्या है? हाउ डिड द वर्णाश्रमा ओके धर्मा मैनिफेस्ट द इंक्रीजिंग सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज इन द गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड अराइजिंग फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स? वर्णाश्रम कैसे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में सामाजिक एवं आर्थिक विकास से उत्पन्न होने वाली बढ़ती सामाजिक जटिलताओं को प्रदर्शित करती है? मैंने पहले आपको बताया कि जो समाज था वो 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये बताया कि वर्णाश्रम धर्म कैसे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में सामाजिक आर्थिक विकास में उत्पन्न होने वाली सामाजिक जटिलताओं के कारण ही आया था। मतलब मेजर प्रॉब्लम्स विच आर क्रिएटेड फ्रॉम बाय द मौर्य एंड पोस्ट मौर्यन रूलर्स ओके फॉर द political masses, for the huge masses at that time, okay, which are responsible for the Varnashram system in ancient India at that time. इस पे चर्चा करनी है। फोर्थ क्वेश्चन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ रूलर्स, शासकों की राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं कंबाइंड विद द इकोनॉमिक एंड स्टेटस नीड ऑफ द मर्चेंट क्लास टुगेदर प्रोवाइडेड द रेस्पेक्टिव कल्चरल वैल्यू इन विच बुद्धिज्म फ्लोरिस्ड। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। शासकों की राजनैतिक व आर्थिक आवश्यकताओं ने व्यापारी वर्ग की आर्थिक व सामाजिक स्थिति की जरूरतों से मिलकर एक साथ ग्रहणशील सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्रदान किया जिसमें बौद्ध धर्म विकसित हुआ। बिल्कुल ठीक है कि व्हाट आर कंडीशंस अवेलेबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द ओके बुद्धिस्ट रिलीजन एट दैट टाइम ओके when Mahatma Gautam Buddha found attained nirvana at that time। चौथे का ए हो गया, चौथे का बी, फोर्थ का बी, लार्ज नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स इनटू एथरेटो नॉन अरेबल ट्रैक्ट्स इनवेरिएबली मीट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन अर्ली मिडिवल इंडिया। मैंने आपको पहले बताया था कि हर्ष के पतन के पश्चात फ्रॉम 606 to 647 हर्ष के शासन के समय, हर्ष के शासन से ही भारत में भूमि अनुदानों की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी जिसको लैंड ग्रांट सिस्टम कहा जाता है। और बेसिकली सामंतों को भूमि अनुदान दिया जाता था। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। ओके, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन अर्ली मिडिवल इंडिया। हाउ डिड द मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोलिक रिसोर्सेज? व्हाट इज हाइड्रोलिक रिसोर्सेज? हाइड्रोलिक रिसोर्सेज मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन वर्क्स ओके फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस पीरियड। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में अब तक गैर कृषि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भूमि अनुदान निर्विवाद रूप से कृषि विस्तार के उद्देश्य से था। ओके, जल संसाधनों के प्रबंधन से इस काल में कृषि विस्तार को कैसे सुगम बनाया गया? बिल्कुल ठीक, हमने भूमि अनुदान राजा इसलिए महासामंतों को दे देता था क्योंकि वो उन पर खेती कर सके और उस खेती से एक एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो सके। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस आंसर ओके ऑफ दिस क्वेश्चन। सी, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इमर्जेंस ऑफ लिटरेचर एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर माने होता है रीजनल या क्षेत्रीय लैंग्वेज ओके रीजनल लैंग्वेजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ रिलीजियन सोसाइटी इन अर्ली मिडिवल इंडिया। व्हाट पीरियड ऑफ इंडिया नोन एज अर्ली मिडिवल इंडिया? फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द हर्षा पीरियड ओके फ्रॉम 647 AD to 1000 AD approximately 1000 AD is known as the early medieval period of the country, also known as Rajput era in India okay। इस पीरियड में लिटरेचर, साहित्य और क्षेत्रीय भाषा वर्नाकुलर लैंग्वेज ने कैसे अपना डेवलपमेंट किया? दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम एयर। ये सेक्शन ये हो गया। सेक्शन ए 125 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी देखो क्या है। सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन कंपलसरी, देयर इज 1 क्वेश्चन कंपलसरी। उसके बाद में अदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे 1 क्वेश्चन के साथ साथ अदर 2-3 दे रखे हैं, उनमें से आपको चॉइस करने 2 पूरे सेगमेंट करने, एक आपको यहां ऑप्शन मिल रहा है। बी सेक्शन क्या है? बी सेक्शन बेसिकली बी सेक्शन में भी जो क्वेश्चन 5 है वो भी कंपलसरी है।
निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में। ये सब वर्ड लिमिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बेसिकली इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म एंड एनालाइज इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। बहुत अच्छा है। भारतीय सामंतवाद के विविध चरणों की विवेचना करते हुए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। आपको पहले बताया गया व्हाट इज सामंत। सामंत बेसिकली राजा के यहाँ या शासक के यहाँ जो मुख्य पदों पर हुआ करते थे उन्हें ही सामंत कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चोल जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने से पहले पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, उनके नौकरी किया करते थे। समझ गए। नेक्स्ट, डू यू कंसिडर सुल्तान इल्तुतमिश टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है पूरा, उठा से आंसर वहां से छाप सकते हो। यहाँ क्या आप सुल्तान इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? बिल्कुल ठीक। सम क्रेडिट गोज टू कुतुबुद्दीन ऐबक but lot of credit goes to Iltutmish, who was the real founder of the Delhi Sultanate at that time. Okay, many successful welfare policies started by Iltutmish. Okay, this is the hint of the answer. This is the hint of the question. Okay, and एक Nisaria college established by Iltutmish in Delhi. Okay, which is not mentioned in any other books. Okay, only mention Isri Prasad in his books. Okay, next. Identify the different categories of Persian literature which emerged during the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत में उभर कर आए विविध प्रकार के पारसी साहित्य की पहचान कीजिए। What are the Parsi literature which are developed during the era of the Delhi Sultanate? 150 शब्द में लिखना है। Examine the causes of Babar's success against Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. मैं आपको पहले बता के आया हूँ, 2.5 घंटे का लेक्चर पढ़ा, उसको आप वहां से उठा लीजिए। Examine the causes of Babar's success against Ibrahim Lodi in पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर की सफलता के कारणों का परीक्षण कीजिए। बात समझ गए। डिस्कस द एटीट्यूड ऑफ चिश्ती सेंट्स टुवर्ड्स द स्टेट। हाउ वर द सोहरावर्दी सेंट्स डिफरेंट इन देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। राज के प्रति चिश्ती संतों के रूख एटीट्यूड की विवेचना कीजिए। सरकार के प्रति अपने रवैये में शुहरावर्दी कैसे भिन्न थे। मैंने आपको बताया देयर आर 2 सेक्ट्स ऑफ द मुस्लिम रिलीजियन एट दैट टाइम, दैट इज सूफी एंड शुहरावर्दी। ये पूरा आपको 5 सेक्शन करने हैं। 5 क्वेश्चन के 5 सेक्शन कंपल्सरी आपको लिखने हैं। 6 क्वेश्चन, इसमें 6, 7, 8 में से कोई एक आप चॉइस कर सकते हो। डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिख कम्युनिटी फ्रॉम ए निर्गुणा भक्ति सेक्ट इनटू ए पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। 15 नंबर में, वो 10 नंबर की टिप्पणी थी, ये 15 नंबर। समझ गए। These are the 10 numbers questions. So this question is from 15 marks. Discuss the transformation of Sikh community from Nirguna Bhakti into a political organization. मैंने आपको पहले बताया था, बंदा बहादुर के नेतृत्व में, गुरु तेग बहादुर के नेतृत्व में सिखों के एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। पहले वो एक निर्गुण भक्ति से शाखा के थे, लेकिन धीरे धीरे वो हथियार चलाना और वार करना भी सीख गए थे। Give your assessment of बहलोल लोधी रिलेशन विद हिज नोबिलिटी। अभिजात वर्ग के साथ बहलोल लोधी के संबंध, ठीक, ओके, संबंध पर अपना आकलन प्रस्तुत कीजिए। मैं आपको पहले बताया बहलोल लोधी बहुत रेस्पेक्ट करता था अपनी सेना का, और जब सेना खड़ी होती थी, अपने जो उसके दरबार में नोबल थे, नोबिलिटी अभिजात वर्ग, तो पहले खड़ा हो जाता था, उनका सम्मान करता था। Next, examine the basic features of Mughal tomb architecture with the special reference to Taj Mahal. ताजमहल के विशेष संदर्भ में मुगल मकबरा के स्थापत्य की मौलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समझ गए। बेसिकली यहाँ क्वेश्चन आस्क फ्रॉम मुगल आर्किटेक्चर। ओके, मुगल आर्किटेक्चर स्पेशली रेफरेंस विद मुगल का ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एकता प्रथा के महत्व की विवेचना कीजिए। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के केंद्रीकरण में इसने कैसे मदद की? बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एकता? एकता इज द पीस ऑफ द लैंड। एकता एक जमीन का टुकड़ा, एक हिस्सा होता था, एक जमीन का क्षेत्र होता था जिसको एकता कहते थे। उस पर शासन करने वाले को एकतादार कहा जाता था। इट वाज द वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत एट दैट टाइम। ओके, एकतादार से प्रोविंसेस में दिल्ली सल्तनत बट गया था, सुचारू रूप से शासन चलता था, विच इज स्टार्टेड बाय ओके इल्तुतमिश। एकता पॉलिसी आल्सो स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। ओके, एकतादार हेड ऑफ द एकता नोन एज एकतादार। हाउ डिड इट हेल्प इन सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत? ओके, व्हाई इज द रेन ऑफ खलजी नोन एज द खलजी रिवोल्यूशन? खलजी शासन काल खलजी क्रांति के रूप में क्यों जाना जाता है? बहुत से कारण है इसके, डिस्कस करते रहेंगे। द लेट 17th century मुगल इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी ए पीरियड ऑफ जागीरदारी क्राइसिस। डिस्कस। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मुगल भारत जागीरदारी संकट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन इसका स्टार्टिंग ऐसे हो जाएगी, फ्रॉम द डेथ ऑफ द आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1707। ओके, क्राइसिस ऑफ द मुगल, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर स्टार्टेड फ्रॉम हियर एट दैट टाइम। समझ गए? ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। और मुगल, इसमें थोड़ा सा और सी वाले सेक्शन में बता देता हूं। मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य गर्त में जाने लग गया, क्योंकि ऐसे कोई योग्य शासक नहीं रहे जो साम्राज्य की बिखरते हुए साम्राज्य को बटोर सके। नेक्स्ट, द चोला रूलर वर नॉट ओनली माइटी कन्क्विरर्स, efficient administrators, but also builders of the temple finds. Obviously, चोल शासक न केवल प्रबल विजेता कुशल प्रशासक थे, बल्कि उत्कृष्ट मंदिरों के निर्माता भी थे। टिप्पणी कीजिए। समझ गए? 15 नंबर में क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया जिसे नटराज की मूर्ति चोलों ने बनवाई थी। साउथ इंडिया, विच आर नाउडेज भी अवेलेबल इन साउथ इंडिया। गंगा कोड़ी चोलापुरम, ओके, नगर भी बसवाया गया था। बात समझ रहे हो? और मीनाक्षी टेम्पल बनवाया गया था मदुरई में। और दिस इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द चोला एट दैट टाइम। दीज आर द एफिशिएंट आंसर्स। अकबर और डिस्कस विद रिलेवेंट इलस्ट्रेशंस, डिस्कस विद रिलेवेंट इलस्ट्रेशंस द रिलेशंस बिटवीन अकबर एंड राजपूत। अकबर और राजपूतों के बीच राज्यों के बीच संबंधों की प्रासंगिक से दृष्टांतों के साथ चर्चा कीजिए। बिल्कुल ठीक, अकबर ने राजपूतों के साथ बेहतरीन संबंध कायम किए थे, इसी के लिए ही उसका जो राज्य था वो फल फूल सका था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स। हाउ फार इज इट जस्टिफाइड टू कंसीडर द स्टेट्स लाइक बंगाल, अवध एंड हैदराबाद एज सक्सीजर स्टेट ऑफ मुगल एम्पायर? बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे राज्यों को मुगल राज्य के उत्तराधिकारी राज्य मानना कहां तक उचित है? बहुत सही है, बिल्कुल जायज है। ठीक, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया कि 1526 से 1857 के बीच मुगल साम्राज्य डिक्लाइन हो गया पूरी तरह से। इसका डिक्लाइन 1857 के आसपास हो गया। उसके बाद में इसके इसके अवशेषों पर कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ जो मुगलों के उत्तराधिकारी थे। ठीक, उत्तराधिकारी राज्य माने जाते थे मुगल साम्राज्य के, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, समझ गए, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, ओके, और तुम्हारे ये जितने भी स्टेट थे, कर्नाटक। तो दीज आर द सक्सीजर स्टेट्स ऑफ द मुगल एट दैट टाइम। ओके, बंगाल फाउंडेड बाय अली वर्दी खान, अवध शहादत खान, हैदराबाद चिनकलेज खान, सबने ये फाउंडिंग है। बेस्ट क्वेश्चन है और आराम से लिखा जाता था। 20 नंबर आराम से यहां से फैक्ट कर सकते हो आप, कुछ भी पढ़ना इसमें नहीं है। सो ये पूरा हलवा पेपर है, जीएस पेपर, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1, 250 मार्क्स। समझ गए? ये फर्स्ट पेपर है। अब हम सेकंड पेपर को भी एक बार देख लेते हैं। So this is second paper. Okay, so this is the second paper.
you can easily choose number of questions which are easy for you and which are not easy for you. Okay, so this is the first paper. This is the first paper, and where is second paper? Sorry. This is second paper. Okay, this is second paper of the history optional CSE मेंस 2021. इसमें भी सेम है, 1 और 5 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है. 250 मार्क्स इसके लिए है. सेक्शन ए सेक्शन बी में बटा हुआ, वेरी इजली है. नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी. ओके, अबाउट 150 वर्ड्स, 10 into 5. The introduction of Western education, education transformed India in unforeseen ways. पाश्चात्य शिक्षा के लागू होने से भारत में अनपेक्षित परिवर्तन हुए. बिल्कुल, आज भी आप देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का इतना प्रभाव भारत पर है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल आगे बढ़ने लगे, हिंदी मीडियम जैसी स्थिति पतन के गर्त की स्थिति में पहुंच चुकी है. Because this is the supportive argument from the British education at that time, not only at that time but also nowadays. Next question. Next, Tipu Sultan had little success in setting forth a course of change significantly different from the general experience of 18th century crisis of Indian politics society, where public life tended over to become a system of plundering. 18वीं शताब्दी की भारतीय राजनीति तथा समाज के संकट के सामान्य अनुभव, जहां जन जीवन बारंबार लूटपाट की व्यवस्था का शिकार होता था, ये अलग बदलाव की व्यवस्था को स्थापित करने में टीपू सुल्तान को बहुत कम सफलता मिली. दैट इज द टीपू सुल्तान वाज ए ब्रेव सुल्तान एट दैट टाइम. ओके, हु वाज द सन ऑफ द हैदर अली, बट टीपू सुल्तान क्वाइट सक्सेस, ओके, इन हिज एम बिकॉज ऑफ प्रेशराइज्ड बाय द मराठा, ओके, which is the neighbor of the Mysore kingdoms, okay, and English, okay, imposed high sanctions on the Tipu Sultans, okay. Ultimately, Tipu Sultan died in 1799 in the 4th Anglo-Mysore War, okay, and his 2 children, okay, arrested by the British administration at that time. Next, the Vernacular Press Act of 1878 was designed for better control of the vernacular press and to empower the government with more effective means of punishing and repressing seditions writings. देसी प्रेस अधिनियम 1878 को देसी प्रेस पर बेहतर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था, जिससे सरकार और अधिक प्रभावी तरीके से राजद्रोही लेखन को दंडित एवं दमित करने में सशक्त बन सके. बेसिकली यहाँ आपको 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के रेफरेंस में क्वेश्चन लिखना है. The rise of the communist movement in India in the 1920s lent a militant and revolutionary content to the trade union government. 1920 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के उदय ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक उग्रवादी एवं क्रांतिकारी सामग्री प्रदान की. दैट इज ओके, मैंने आपको बताया था कि 1920 के आसपास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, कम्युनिस्ट ऑफ मूवमेंट का स्टार्टिंग हो गया था. नेक्स्ट, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, the atmosphere was ripe for the emergence of revolutionary groups to fill the vacant space in the political map of the country. 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में देश के राजनीतिक फलक की खाली जगह को भरने हेतु क्रांतिकारी समूह के उदय के लिए उपयुक्त वातावरण था. ओके, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में मीन्स इट इज द टाइम ऑफ 1905 एंड 1910. 1905 और 1910, 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक यही रहा. इस बीच में कई छोटे छोटे राजनीतिक दल आए जिन्होंने राजनीतिक स्पेस वैक्यूम को भरने की कोशिश की. समझ गए? सेकंड क्वेश्चन, वो आपको क्वेश्चन कंपलसरी दूसरे तीसरे चौथे में से आप
चॉइस कर सकते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे में से। चलिए, इंडिया had been the world leader in the field of hand spoon, चम्मच, and hand woven yarn and cloth for many centuries. Many nationalist and Marxist critics considered that the British dominion deliberately shattered the traditional and world famous handicrafts of India. अनेक शताब्दियों से हाथ से कते एवं हाथ से बुने हुए सूत तथा कपड़े के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी था। अनेक राष्ट्रवादी तथा मार्क्सवादी आलोचकों का मानना है कि अंग्रेजी आधिपत्य ने जानबूझकर भारत के पारंपरिक तथा विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प को बर्बाद कर दिया। बात समझ गए? ये दिस इज द, और देखो आपको एक चीज बता देता हूं, अंग्रेजों के आने से भारत में हथकरघा उद्योग जैसी चीजें जो थी, जो बहुत फेमस थी उस टाइम इंडिजीनियस के तौर पर, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद डिक्लाइन की स्थिति में चली गई। दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। What were the various ways in which nationalism manifested itself in India during the colonial rule? औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में राष्ट्रवाद ने किन किन विभिन्न तरीकों से अपने आप को प्रकट किया? ओके, What are the various ways in which nationalism manifested itself in the India during colonial rule? Okay, the East India Company had thought that they had found an ideal puppet in Mir Qasim. Mir Qasim, however, belied the expectation of the company. Okay, examine critically. ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि मीर कासिम के रूप में उन्हें एक आदर्श कठपुतली मिल गई है। हालांकि मीर कासिम कंपनी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। मैंने आपको पहले बताया था कि जो बैटल इन 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी फॉट बिटवीन द Sirajuddaulah, who was the Nawab of the Bengal, and Robert Clive, who was the commander of the governor of the Bengal at that time, Robert Clive. Robert Clive. So Mir Qasim earlier, commander of the Sirajuddaulah, but इसने धोखा देके उधर चला गया। Third question, how did English utilitarian thinking impact on India in the British era? ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की उपयोगितावादी सोच ने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया? बी क्वेश्चन, बी सेक्शन, the same Gandhi who withdraw the non-cooperation movement on the issue of violence at Chauri Chora refused to condemn people's violence during the Quit India movement. Do you think that he was losing his faith in the efficacy of non-violence and was willing to deviate from this path? Elucidate. जिन गांधी जी ने चौरी चौरा में हिंसा के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, उन्हीं ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा की गई हिंसा की भर्त्सना करने से इनकार कर दिया था। क्या आपको लगता है कि गांधी जी अहिंसा के प्रभावशाली होने के विश्वास को खो रहे थे तथा इनके पद से अलग होने की सोच रहे थे? विशद व्याख्या कीजिए। समझ गए? दिस इज द मेन क्वेश्चन एंड मेन आइडिया फ्रॉम हियर। व्हाट वाज द एक्शंस अडॉप्टेड बाय महात्मा गांधी इन रिएक्शन अगेंस्ट रिएक्शन ऑफ द चौरी चौरा, and what was the reaction adopted by M.K. Gandhi at that time against the Quit India movement at that time? So these are the major issues point from here. And see question, while individually the Marathas were clever and brave, they lacked the corporate spirit so essential for national independence discussed with nations. हालांकि मराठे व्यक्तिगत रूप से चतुर एवं बहादुर थे, पर उनमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सामुदायिक भावना की कमी थी। तर्क को सही विवेचना कीजिए। मैंने आपको पहले बताया कि मराठे 1803 तक आते आते दिल्ली पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है, लेकिन चूंकि 1761 के पानीपत के थर्ड युद्ध में जब 75,000 मराठे मारे गए थे अफगानों के हाथों में, तो उनका दिल्ली पर राज्य करने का सपना चकनाचूर हो गया था। और अल्टीमेटली मराठे जो थे बहादुर थे, ब्रेव थे, और अपने राष्ट्र के प्रति उनका अगाध प्रेम था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं उनमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, नेशनल फ्रीडम के लिए, नेशनल फ्रीडम के लिए, नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए
एक सामुदायिक एक फीलिंग की कमी थी। ओके, व्हाट वर द लॉजिक अवेलेबल फॉर दिस रीजन? 4 क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया आफ्टर 1858 एंड देयर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में 1858 के बाद हुए संवैधानिक सुधारों एवं समाज राजनीति में उनके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ओके, 1858 के बाद में 1858 के बाद में 1878 आया। ओके, उसके बाद में मैनी आप समझ लो 1919, 1935, these are the successor and these are the major constitutional development which is developed by the British at that time. Discuss the changing nature of Dalit assertion in India in the 20th century. Okay, बिल्कुल है। 20वीं सदी के भारत में दलित दावेदारी असर्शन की बदलती हुई प्रकृति की चर्चा कीजिए। दलित मूवमेंट स्टार्टेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम, स्पेशली फॉर द assertion of the Dalit caste on the basis of the revolt or movement. Okay, see question, how were the princely states integrated Indian Union after the partition? Okay, what role did Sardar Patel play in it? विभाजन के पश्चात देशी रियासतों को किस प्रकार भारतीय संघ में शामिल किया गया था, इसमें सरदार पटेल ने क्या भूमिका निभाई थी? Okay, this most important question. How were the princely state integrated in the Indian Union after the partition? What role did Sardar Patel play in it? समझ गए? मैंने आपको बताया था कि सरदार वल्लभ पटेल ही थे जिन्होंने हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ जैसी रियासत का विलय भारतीय संघ में कर लिया था। वरना it was not possible at that time. Okay, by the Sardar Vallabhbhai Patel make his diplomatic strategy against the Hyderabad and Junagadh and Jammu and Kashmir at that time. Nowadays Hyderabad also part of Indian Union and Junagadh also comes in Gujarat, which is part of the Indian Union, and disputed area Jammu and Kashmir also part of Indian Union. Okay, from this point huge credit goes to B.R. Ambedkar, huge credit goes to Sardar Vallabhbhai Patel at that time. Okay, next section B में भी 5th क्वेश्चन कंपलसरी, मैंने आपको पहले बताया था। There were many reasons why the industrial revolution first happened in England. वर्ड हिस्ट्री से सेकंड पेपर में सेक्शन भी वर्ड हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। इस बात के कई कारण थे जिनकी वजह से औद्योगिक क्रांति पहले इंग्लैंड में हुई। वीडियो हमारा देखो मिल जाएगा। नेपोलियंस कॉन्टिनेंटल सिस्टम, महाद्वीपीय व्यवस्था, may be renowned as the greatest blunder and may be described as a monument of misdirected energy. The Chartist movement failed to achieve its stated objectives, but succeeded in seeding the idea that a representative democracy should include all citizens. During the Cold War, next, some important leaders of the non-aligned movement wanted to keep the movement away from the military blocs. Okay, E question. The Arab countries looked up in Nasser मैंने आपको बताया मिस्र के थे। Nasser as a leader who could withstand the pressure exerted by the Western countries on Egypt on make the peace with Israel. अरब देशों ने नासिर को ऐसे नेता के रूप में देखा जो उस दबाव के सामने खड़ा रह सकता था जो पश्चिमी देश मिस्र पर इजराइल के साथ शांति बनाने के लड़ रहे थे। नासिर इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने नासिर वाज द कंटेम्पोररी ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नासिर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स फाउंडेड द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट एट दैट टाइम, आल्सो नोन एज गुटेनबर्ग आंदोलन। 6th क्वेश्चन, फर्स्ट सेक्शन, व्हाट वाज द इनलाइटेड अबाउट द एज ऑफ इनलाइटमेंट। नेक्स्ट, what were the causes and consequences of revolutionary upsurge of the 1840s in Europe? Important है। The white minority government of South Africa treated the natives very badly by denying them fundamental rights and made apartheid as official policy. How were the people able to end apartheid policy and establish a transitional rule? मैंने आपको बताया था अपार्थीड व्यवस्था साउथ अफ्रीका में थी। दक्षिण अफ्रीका की श्वेत अल्पमत की सरकार रंगभेद की नीति को आधिकारिक रूप से अपार्थीड इज ए डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस स्टार्टेड बाय ब्रिटिश इन साउथ अफ्रीका
for the white peoples, for the black peoples on the basis of the racial discrimination. The rise of 7A, the rise of nationalism across nations shattered the chains, okay, which held together the empires of modern Europe discuss. विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रवाद के उदय ने उन श्रृंखलाओं को विखंडित कर दिया जो आधुनिक यूरोप के साम्राज्यों को एक साथ बांधे हुई थी. विवेचना कीजिए. नेक्स्ट, इन द अमेरिकन सिविल वॉर द विक्ट्री ऑफ द नॉर्थ एंड many consequences, some of them were direct, obvious. However, its indirect effects on American development were perhaps even more independent. Comment. Revolutions, whether in Russia in 1917 or China in 1949, are a disastrous way of transforming country. Comment. Europe was at war with itself in the first half of the 20th century with a long ceasefire. Comment. Next, the impact of the end of the Cold War and the emergence of the US as the lone superpower has been both good and bad. शीत युद्ध की समाप्ति के तथा एकल महाशक्ति के रूप में अमेरिका के उदय के प्रभाव अच्छे तथा बुरे दोनों रहे हैं. समीक्षा कीजिए. Do you think that the United Nations organization has played a significant role in resolving international disputes and ensuring peace in the world? क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे तथा विश्व में शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ओके, तो ये दिस इज द डिस्कशन रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 and पेपर 2 इन ओनली इन सिंगल वीडियो. यू कैन वॉच सच टाइप ऑफ वीडियो, ठीक, एंड यू कैन also subscribe our YouTube channel for the better information of the UPSC and PCS examinations, and not only UPSC and PCS examinations but also for other competitive examinations. Okay, it is most important. Okay, you can share my video his fellow aspirants, and you can share my video his friends for the beneficial or for the benefited. So thanks for watching.